GMT आपके साथ मैं हूं अदिति। अच्छी खबरों और सच्ची खबरों के इस सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के भव्य रोड शो की। कल यानी 13 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 96 सीटों पे वोट डाले जाने हैं, लेकिन उससे पहले 5वें चरण के लिए जोर आजमाइश की जा रही है। बिहार की राजधानी पटना पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने भव्य रोड शो किया, जिसमें लोगों की भारी भीड़ जुटी। पटना के भट्टाचार्य मोड़ से रोड शो की शुरुआत हुई। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री रथ पे सवार हुए और रोड शो की शुरुआत हो गई। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ लोगों का हुजूम दिखाई दिया। जी और ये तस्वीर आप देख रहे हैं पटना से, जहां पर प्रधानमंत्री रोड शो के लिए निकले और लोगों का हुजूम वहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत करता हुआ नजर आया। लोगों की जबरदस्त भीड़ वहां पर जमा थी और प्रधानमंत्री के जयकारे के नारे लगाते हुए, प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए ये भीड़ नजर आई। साथ ही प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित किया, लोगों को हाथ हिलाकर नमस्कार किया और उनका रोड शो इसी तरह से आगे बढ़ता रहा। पटना में प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी ऐसे ही भव्य रोड शो की भव्य और दिव्य तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में वो कल काशी पहुंचेंगे और फिर रोड शो करेंगे। इसके बाद अगले दिन यानी 14 मई को प्रधानमंत्री काशी के कोतवाल काल भैरव के दर्शन कर जीत का आशीर्वाद लेंगे और वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे। काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी एक बार फिर साक्षी बनने जा रही है मोदी के मैजिक की। काशी की सड़कों से लेकर चौक चौराहों तक उत्साह है, उमंग है, तरंग है। मोदी को लेकर बनारस मस्त है, मलंग है और पीएम मोदी के स्वागत के लिए बनारस एक बार फिर पूरी तरह तैयार है। नरेंद्र मोदी कल ही वाराणसी पहुंच जाएंगे। वो पहले काशी के कोतवाल के दर्शन करेंगे और फिर परसों नामांकन भरेंगे। बगैर इनकी अनुमति के काशी में कोई वास नहीं कर सकता, यानी काशीवास बगैर काशी के कोतवाल के संभव ही नहीं है। यही वजह है कि 2014 और 2019 में नामांकन भरने के पहले नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के इसी काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया और इस बार भी ऐसा ही कुछ नज़ारा रोड शो और नामांकन को देखते हुए लगाया जा रहा है। और जैसा बताया जा रहा है कि अब तक कुल 4 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाए हैं। बगैर काशी के कोतवाल की इजाजत के काशी में कोई वास नहीं कर सकता। काल भैरव के महंत भी उत्साहित हैं कि मोदी आएंगे, मोदी छा जाएंगे। प्रधानमंत्री को काशी इतना प्यारा है और काशी के लोग उसी तरह उन्हें प्यार करते हैं और उसी तरह काशी में भगवानों का आशीर्वाद भी उनके ऊपर माता गंगा, क्योंकि जब वो यहाँ आए थे तो पहली दफे यही बोले थे माँ गंगा ने हमको बुलाया है, क्योंकि गंगा उन्हें अपना पुत्र समझते हैं, वो गंगा को अपना माता समझते हैं। भगवान बाबा विश्वनाथ को वो अपना आराध्य मानते हैं। बाबा काल भैरव के दरबार में वो शीश इसलिए नवाते हैं क्योंकि काशी की ये मान्यता है कि अगर कोई भी शुभ काम, कोई भी अधिकारी, कोई भी आता है तो पहले बाबा काल भैरव के मंदिर में दर्शन करता है। तीसरी बार पीएम मोदी वाराणसी से नामांकन भरेंगे और नामांकन को लेकर अविनाशी काशी को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। बीजेपी के लोग वाराणसी के लोगों को हल्दी, पुष्प, इलायची और मोदी का पोस्टर देकर निमंत्रित कर रहे हैं। आलम यह है कि मोदी के स्वागत के लिए फूलों की मंडियों में फूल कम पड़ गए हैं। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए 5000 किलो गुलाब और 1000 किलो गेंदे के फूल इस्तेमाल किए जाएंगे।
मंदिरों के शहर बनारस में यूं तो हमेशा से फूलों की डिमांड रहती ही है, लेकिन फूलों की किल्लत उस समय देखने को मिलती है जब नरेंद्र मोदी का रोड शो होता है। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 13 मई को भी एक बार फिर बड़ा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहर के लंका इलाके से शुरू होकर काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 तक आएगा और उसी गेट नंबर 4 के ठीक सामने इस चौक इलाके के एक बड़े फूल मंडी में हम मौजूद हैं, जहां न केवल बनारस बल्कि पूरे पूर्वांचल से किसान फूलों की बिक्री करने आते हैं। देख सकते हैं तमाम तरह के फूल यहां पर बेचे जा रहे हैं, चाहे वे गुलाब के फूल हो, पंखुड़ियां हो, चाहे वो गेंदा का फूल हो और डेकोरेशन वाले भी तमाम फ्लावर यहां पर किसान डायरेक्ट बेचते हैं। इस बार जो बताया जा रहा है करीबन 5000 किलो से ज्यादा गुलाब की पंखुड़ियों और फूलों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में होने वाला है। रोड शो लंका इलाके से शुरू होकर काशी विश्वनाथ के गेट नंबर 4 तक जाएगा। 5000 किलो गुलाब, 1000 किलो से ज्यादा गेंदे के फूलों का इस्तेमाल होगा। मोदी कल यानी 13 मई को वाराणसी पहुंचेंगे। शाम 5 बजे से मोदी का रोड शो शुरू होगा। 6 किलोमीटर का पूरा रोड शो होगा। बीएचयू में मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद रोड शो की शुरुआत होगी। लंका चौराहा, सोनारपुरा, जंगमबाड़ी, गोदौलिया, बांस फाटक होते हुए काशी विश्वनाथ के गेट नंबर 4 पर रोड शो समाप्त होगा। पीएम मोदी के रोड शो के आगे करीब 500 बाइक सवार चलेंगे। अलग अलग प्रदेशों के 200 कलाकार मोदी का स्वागत करेंगे। कुल 11 प्रमुख पॉइंट बनाए गए हैं और इस 11 पॉइंट के बीच में हमें लगता है कि कम से कम 200 के आसपास कलाकार कहीं बनारसी अंदाज में मिलेंगे आपको। आप जानते हैं कि बनारस में पूरा एक तरह से ये लघु भारत कहा जाता है और यहाँ मराठी लोग रहते हैं, बंगाली समाज के लोग रहते हैं, पंजाबी समाज के लोग रहते हैं। तमाम तरह के जो प्रदेशों के लोग हैं वो अपने अपने ढंग से मोदी जी का स्वागत करेंगे और निश्चित तौर पर आप सभी को लगेगा कि वाराणसी का यह रोड शो जो है इस बार का अपने बनारसी अंदाज में दिखेगा। कुल 11 पॉइंट बनाए गए हैं। कम से कम 200 कलाकार प्रदर्शन करेंगे। 14 मई को सुबह 80 घाट पर स्नान करेंगे। 10:15 बजे वो काल भैरव का दर्शन करेंगे। काल भैरव की पूजा के बाद एनडीए नेताओं की बैठक करेंगे। 11:40 पर पीएम मोदी नॉमिनेशन भरेंगे। मोदी के नॉमिनेशन में 15 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इनके अलावा नामांकन में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेता मौजूद होंगे। मोदी के स्वागत के साथ साथ उनके काशी के लिए कराए गए कामों की भी झलक दिखाई जा रही है। ड्रोन के जरिए बताया जा रहा है कि मोदी ने बतौर सांसद क्या कुछ काशी को दिया है। यानी मोदी के भव्य रोड शो की तैयारी पूरी है। काशी तैयार है, नरेंद्र मोदी का इंतजार है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। छोटी सी उम्र में फतेहपुर की कृष्णा किशोरी श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में नानी बाई के मायरे की कथा का वाचन कर रही हैं। 6 साल की कृष्णा किशोरी राधा और कृष्ण को मामा मामी मानती हैं। 6 साल की बच्ची की कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। लोगों के लिए एलईडी स्क्रीन लगा दी गई। कृष्णा पहली बार व्यासपीठ पे विराजमान होकर कथा सुना रही हैं। फतेहपुर कस्बे में इन दिनों हो रही नानी बाई के मायरे की कथा खासी सुर्खियों में है। चर्चा इस कथा के वाचक को लेके है जो महज 6 साल की बच्ची है। मोबाइल, कार्टून, सीरियल और फास्ट फूड के बीच रहने वाले बच्चों से हटकर ये है 6 साल की कथावाचक कृष्णा किशोरी व्यास, जिसे सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग फतेहपुर पहुंचे। कृष्णा किशोरी जिस मासूमियत के साथ कथा का मर्म समझाती है वो लोगों को मंत्र मुग्ध कर देता है। नानी बाई की कल प्रार्थना सुनकर न सीधी निवर हो जाते हैं। बालपन के भोले लहजे और भावों से घुले उसके भक्ति गीत भी लोगों को भाव विभोर कर झूमने पे मजबूर कर रहे हैं।
पहली कक्षा में पढ़ने वाली पहली कथा कर रही कृष्ण किशोरी भगवान श्री कृष्ण को अपना मामा और राधा को अपनी मामी मानती है। कृष्णा को नानी बाई के मायरे की कथा कहने की प्रेरणा अपने बाबा से मिली है। और तीसरे देवता हमारे लड्डू गोपाल। किससे मिली? मेरे बाबा श्री बनवारी लाल जी व्यास गाते थे, उनसे प्रेरणा मिली। किस तरह कौन सी क्लास में पढ़ती हो? आपका क्या नाम है? यूकेजी पास करके फर्स्ट में हुई हूँ। मेरा नाम कृष्णा किशोरी व्यास। पिताजी का क्या नाम है? महेश व्यास। क्या किस तरीके से पिता कर लिया? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप बड़े होकर क्या करेंगे? मैं बड़ी होकर गौ सेवा करूँगी। नानी बाई को खेलने कूदने की उम्र में लोगों को नानी बाई का मायरा सुना रही कृष्णा किशोरी की दिनचर्या भी आम बच्चों से अलग है। वो टीवी में केवल महादेव सीरियल देखती है। सुबह 5 बजे उठ के सूर्य को अर्घ देने और भगवान को भोग लगाने के बाद ही वो कुछ खाती है। लक्ष्मी नारायण मंदिर में निशुल्क कथा कर रही कृष्णा का लगातार 3 घंटे तक बिना पढ़े कथा का वाचन करना भी सबके लिए अचरज का विषय है। नानी बाई को अपने सीने से लगा लेते हैं। कथा में आ रहा पूरा चढ़ावा भी वो मंदिर में दान कर रही हैं। कृष्णा किशोरी के माता पिता स्कूल के संचालक हैं। उसके माता पिता भविष्य में भी कृष्णा की भागवत कथाओं के माध्यम से मानव कल्याण की सोच रखते हैं। राकेश गुर्जर, फतेहपुर शेखावटी, गुड न्यूज टुडे। अब एक अच्छी खबर देश की रक्षा से जुड़ी हुई। सरहदों की रक्षा अब और पुख्ता और आसान होने जा रही है। साथ ही साथ भारत की ताकत भी बढ़ने जा रही है। दरअसल 18 मई को भारत को इजरायल का ड्रोन हर्मीज 900 मिलने जा रहा है, जो सीमा सुरक्षा के मामले में गेम चेंजर साबित हो सकता है। खास बात यह है कि इस ड्रोन में 30 घंटे से ज्यादा उड़ान भरने की क्षमता है। ये 30,000 फीट तक की ऊंचाई पे उड़ान भर सकता है। ये ड्रोन एक बार में 2000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है और 500 किलोग्राम तक के बम और मिसाइलों को ले जा सकता है। ये ड्रोन बेहद आधुनिक तकनीक से लैस है और खास बात यह है कि इसके जरिए सटीक लक्ष्य पे अचूक निशाना साधा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ड्रोन से चाहे तो केवल किसी विमान के पायलट पे निशाना साधा जा सकता है या फिर बड़े लक्ष्य को नेस्त नाबूद करने के लिए 10 मीटर के दायरे में मौजूद हर चीज को तबाह किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ड्रोन को खास हथियारों से लैस किया जा सकता है। इसमें आसमान में दुश्मन पे नजर रखने के लिए एयर सर्वेलेंस कैमरास लगाए जा सकेंगे। ये ड्रोन हाई डेफिनेशन ऑप्टिकल सेंसर से लैस होगा, लिहाजा दुश्मन की मिसाइलों को आसानी से टारगेट करने में सक्षम होगा। भारत ने मेक इन इंडिया पहल के तहत इजरायल के हर्मीज 900 ड्रोन के ऑर्डर दिए हैं। जनवरी में पहला हर्मीज 900 नौसेना को मिला था। अब ऐसा दूसरा ड्रोन वायुसेना को मिलेगा। इसके बाद तीसरा ड्रोन नौसेना और फिर चौथा भी वायुसेना को ही मिलेगा। नौसेना इस ड्रोन को पोरबंदर में तैनात कर रही है, जहां से पाकिस्तान से लगी समुद्री सीमा पे नजर रखी जाएगी। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी है। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग चुन चुनकर पाकिस्तानी पुलिस, सेना और हुकूमत की बर्बरता का जवाब दे रहे हैं। अपने हक के लिए लड़ रहे लोग पाकिस्तानी सरकार के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं, बल्कि उसके खिलाफ खुलकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं।
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी के खिलाफ आम लोगों का गुस्सा कुछ इस कदर सिर चढ़कर बोल रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत और सेना के खिलाफ POK की आवाम किस कदर भड़की हुई है। ये तस्वीरें दुनिया की आंखें खोल देने के लिए काफी हैं कि POK में किस तरह आम लोगों पर पाकिस्तान की सरकार और सेना जुल्म ढा रही है, जिसके प्रतिक्रिया में लोग अब खुद उठ खड़े हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तस्वीरें POK की नीलम घाटी की हैं। यहाँ पाकिस्तान से आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे ये लोग पाकिस्तानी सेना के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। पाकिस्तान की बर्बरता के खिलाफ ऐलान जंग कर चुके लोग अब किसी भी कीमत पर गुलामी सहना नहीं चाहते। जुल्म की इंतहा होने पर इंतकाम लेने का इनका ये अंदाज साफ साफ यही बयां कर रहा है। शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब मुजफ्फराबाद और POK के दूसरे इलाकों में पाकिस्तानी पुलिस और सेना और आम लोगों के बीच झड़प न हो रही हो। उन्होंने सच्ची बात पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने ऊपर हो रहे सितम के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान की सेना और पुलिस के जवान उन पर पिल पड़ते हैं। कभी गोलियां चलती हैं तो कभी लाठियां। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। यहाँ तक कि लोगों के घरों पर छापे भी मारे जाते हैं, उन्हें तंग किया जाता है। जिस तरह यहाँ फोर्स इस्तेमाल हुई, यहाँ चादर और चारदीवारी का तकद्दुस बहाल किया गया। मेरे घर में कल शाम को भी छापा पड़ा और आज सुबह 2 प्लाटूनें यहाँ आई, मगर मैंने रुकावट की, वरना तो यहाँ से उनकी लाशें उठकर जाती। मैं इनको मुतलबे करना चाहता हूँ कि ये होश के दाखिल लें और मुज़ाकरात की मेज पे आए, वरना तो दमादम मस कलंदर होगा। आम लोगों की आवाज को दबाने की पाकिस्तानी हुकूमत की बर्बरता पूर्ण कार्रवाई का उल्टा यही नतीजा हो रहा है कि लोग कई गुना ज्यादा जोश खरोश के साथ अपने गुस्से को बयां करने लगे हैं और कोई जोर जबरदस्ती बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। यहाँ के लोग बुज़दिली नहीं है, यहाँ के लोग हिम्मतमंद है, गैरतमंद है, जुर्रतमंद है। यह आपको इसका जवाब यहाँ की सड़कों के ऊपर देंगे, यहाँ के चौकों के ऊपर देंगे, यहाँ के चौराहों के अंदर देंगे। ब्यूरोक्रेसी को, रियासती इदारों को। हालांकि POK की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता लोगों से संयम बरतने की अपील भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आई तो उसका माकूल जवाब भी दिया जाएगा। लिहाजा मेरे भाइयों से ये बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस लड़ाई को हमें बड़े पुरअमन तरीके से, बड़ी फहम फरासत से लड़ना है। रियासती ब्यूरोक्रेसी को, रियासती इदारों को कि हम पुरअमन हैं, हमें पुरअमन रहने दो। अगर दोबारा तुमने लोगों के घरों में छापे मारे, तुमने किसी को अरेस्ट किया, तो इंशाल्लाह आज हम यहाँ पुरअमन है, ये मैं ओपन बात कर रहा हूँ। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के चंगुल से निकलने के लिए आतुर इस अवाम को ये जरूर लगता है कि उनकी ये जंग लंबी चलेगी, लेकिन उन्हें पूरा यकीन है कि इनका हक उन्हें मिलकर ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी आदित्य को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।